हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य EAFM। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें लगातार कंटिन्यू टॉपिक करते हैं वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या होता है, वित्तीय नियोजन की परिभाषा क्या है और वित्तीय नियोजन की क्या विशेषताएं हैं, ये कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, वित्तीय नियोजन का महत्व और वित्तीय नियोजन की सीमाएं क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व। वित्तीय नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। वित्तीय योजना बनाना, कहाँ से वित्त प्राप्त होगा, किस प्रकार से वित्त प्राप्त किया जाएगा, उस कौन कौन सी विधियों से वित्त के लिए योजना बनाई जाएगी, किन परियोजनाओं में लगाया जाएगा, कौन सी परियोजनाएं व्यवसाय के लिए लाभदायक होगी, व्यवसाय में तरलता की स्थिति बनाए रखना, ये सारे कार्य मैंने आपको बताया था वित्तीय नियोजन में सम्मिलित किए जाते हैं। अब इस वित्तीय योजना को जो हमने नियोजन किया है, प्लानिंग की है फाइनेंस की, उसको ऐसे कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वित्तीय योजनाओं को, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का स्वभाव। देखिए, व्यवसाय का स्वभाव, किसी भी व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय हो सकता है पूंजी प्रधान हो या श्रम प्रधान हो। पूंजी प्रधान व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में तकनीकी उपयोग की जाती है, मशीनरी का उपयोग किया जाता है। और श्रम प्रधान व्यवसाय कौन सा हो गया, जिसमें तकनीकी के स्थान पर श्रम का उपयोग किया जाता है। तो व्यवसाय का स्वभाव किस प्रकार से प्रभावित करेगा वित्तीय नियोजन को, ध्यान दीजिए। यदि व्यवसाय पूंजी प्रधान प्रकृति का है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता अधिक रहेगी, पूंजी की व्यवस्था अधिक मात्रा में करनी पड़ेगी। जबकि यदि व्यवसाय का स्वभाव श्रम प्रधान है, जिसमें मशीनरी का कम उपयोग किया जा रहा है, श्रमिकों का उपयोग ज़्यादा होगा, उस सिचुएशन में कम पूंजीगत संसाधनों से भी व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सकता है, व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय का स्वभाव भी वित्तीय योजना को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय से क्या तात्पर्य हुआ कि व्यवसाय की आय नियमित है या स्थिर है, नियमित और स्थिर प्रकृति की है या परिवर्तनशील प्रकृति की है। देखिए, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें आय लगातार कंटिन्यू बनी रहती है स्थिर प्रकृति में, और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें आय में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उच्चावचन होते हैं। तो इस सिचुएशन में यदि व्यवसाय की आय निरंतर स्थिर और लगातार रूप से, नियमित रूप से बनी रहती है, तो कम पूंजी साधनों से भी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में वित्तीय योजना इस प्रकार बनानी पड़ेगी कि हमारे पास कम संसाधन है, अपने संसाधन है, तब भी हम व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। जबकि परिवर्तनशील प्रकृति का यदि आय है तो उस सिचुएशन में पूंजीगत साधनों की आवश्यकता अधिक होगी। इस सिचुएशन में प्लानिंग अलग बनानी पड़ेगी। किस प्रकार से यदि व्यवसाय में आय कम प्राप्त हुई है, उस समय पूंजीगत साधनों की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, तो ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवसाय में जोखिम की प्रकृति। व्यवसाय में जोखिम की प्रकृति से क्या तात्पर्य हुआ, कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं कि उनमें जोखिम बहुत अधिक मात्रा में होती है, और कुछ व्यवसाय कम जोखिम पर भी कार्यरत रहते हैं, संचालित रहते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे व्यवसाय जिनमें जोखिम की मात्रा बहुत अधिक है, उस सिचुएशन में उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग चेंज हो जाएगी, वित्तीय योजना चेंज हो जाएगी। किस प्रकार से चेंज होगी, जब बहुत ज़्यादा जोखिम वाला प्रकृति का व्यवसाय है, उस सिचुएशन में ऋण प्राप्त करने में उसे कठिनाई होगी। तो उस सिचुएशन में या तो स्वयं के संसाधन काम में लिए जाएं या अंशपत्र निर्गमित करके पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। इसके विपरीत यदि कम जोखिम वाला व्यवसाय है, जिसमें जोखिम की मात्रा कम है, तो ऐसे व्यवसाय को आसानी से ऋण प्राप्त हो सकता है और ऋण पत्र भी निर्गमित कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में उसकी वित्तीय योजनाएं
चेंज हो जाएगी, पूंजीगत संसाधनों का जो मात्रा है, अनुपात है, वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवसाय में जोखिम की कितनी स्थिति है, क्या स्तर है, ये भी वित्तीय नियोजन को, वित्तीय योजना को प्रभावित करेगा। विस्तार योजनाएं, देखिए विस्तार योजनाएं क्या होती है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ वर्तमान को ही ध्यान में नहीं रखते, बल्कि भविष्य में भी ध्यान रखते हैं कि भविष्य में हमें कितना विस्तार करना है, या हमारे प्लांट का साइज़ बढ़ेगा, या प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होगा। तो ये जो विस्तार योजनाएं हैं, इनके आधार को ध्यान में रखकर भी वित्तीय प्लानिंग की जाती है। यदि व्यवसाय की विस्तार करने की योजना है तो वो इस प्रकार से योजना बनाएगा, वर्तमान में वित्तीय योजना बनाएगा कि उसके पूंजीगत संसाधन भविष्य की आवश्यकताओं में कम नहीं पड़े और उनमें अधिक मात्रा में वृद्धि की जा सके। और यदि व्यवसाय की विस्तार योजनाएं नहीं है तो स्वयं की पूंजी से या कम पूंजी से भी अपना काम सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी योजनाएं चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से विस्तार योजनाओं पर के अनुसार भी विस्तार योजनाएं भी वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं आकार। देखिए व्यवसाय की प्रतिष्ठा क्या है। यदि व्यवसाय की गुडविल, साख बहुत अच्छी है, उस सिचुएशन में उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस प्रकार की सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आवश्यकता है मार्केट से हमें पैसा मिल सकता है, ऋण अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। जिस व्यवसाय की ख्याति अच्छी है उसे मार्केट से लोन आसानी से मिल सकते हैं, बैंकों से और अन्य संसाधनों से। तो इस प्रकार से वो अपनी पूंजीगत संरचना में ऋण पत्रों को की अधिकता रख सकता है। और यदि किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा कम है या नया स्थापित हुआ है तो वो अंशों का निर्गमन करके भी अपनी पूंजी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि नवीन स्थापित व्यवसाय में उसकी साख एकदम से स्थापित नहीं हो पाती, स्टार्टिंग में स्थापित नहीं होगी, 1-2 साल बाद उसकी साख बहुत अच्छे से स्थापित हो सकती है। तो स्टार्टिंग में वो अंश पत्र जारी करके भी वित्तीय व्यवस्था कर सकता है। व्यवसाय का आकार किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यदि बहुत बड़े आकार का व्यवसाय है, वृहद आकार का, तो उसे पूंजी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करनी होगी। और यदि छोटे आकार का व्यवसाय है तो स्वामीगत संसाधनों से भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से यदि वृहद आकार है उस सिचुएशन में उसे विभिन्न साधनों से, मैंने आपको पहले बताया था विभिन्न साधन कौन कौन से हैं पिछले वीडियो में, फिर से रिपीट करती हूँ। पूर्वाधिकार अंश जारी किए जा सकते हैं, समतांश जारी किए जा सकते हैं, ऋण पत्र निर्गमित किए जा सकते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है, अथवा स्वामी की स्वयं की पूंजी भी हो सकती है। इस प्रकार ये कुछ विभिन्न साधन हैं पूंजी प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से यदि वृहद आकार का व्यवसाय है तो इन विभिन्न साधनों के अनुपात को निर्धारित करना पड़ेगा कि किस अनुपात में इनसे पूंजी की व्यवस्था की जाए, किस साधन को कितने अनुपात में लगाया जाए। क्योंकि इन साधनों का यदि एक उपयुक्त प्रॉपर अनुपात नहीं होगा तो पूंजी की लागत बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक पूरा अपना सेपरेट चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, IMP चैप्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में इन किस साधन से कितनी मात्रा में पूंजी ली जाए, यदि उपयुक्त उनका अनुपात निर्धारित नहीं किया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, पूंजी की लागत बढ़ जाएगी, जो व्यवसाय के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से व्यवसाय की प्रतिष्ठा और व्यवसाय का आकार भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। देखिए प्रबंधकों का दृष्टिकोण किस प्रकार से प्रभावित करेगा वित्तीय नियोजन को, फाइनेंशियल प्लानिंग को। प्रबंधक किस नेचर के हैं। कुछ प्रबंधक होते हैं जो सिर्फ अपना ही नियंत्रण व्यवसाय पर रखना चाहते हैं। यदि इस प्रकार के प्रबंधक हैं, उनका दृष्टिकोण इस प्रकार का है कि वो सिर्फ अपना ही नियंत्रण रखना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन में वो कभी भी अंश निर्गमित नहीं करेंगे, क्योंकि अंशधारी व्यवसाय के स्वामी होते हैं, वास्तविक स्वामी। तो वो अपना स्वामित्व नहीं बांटना चाह रहे हैं, विभाजित नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से वो अंश निर्गमित नहीं करेंगे। वो ऋण पत्रों से पूंजी की व्यवस्था करेंगे या अपने ही लाभों को पुनः विनियोजित कर पूंजी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा और यदि किसी भी कारण से उन्हें अंश निर्गमित करने हैं तो इस प्रकार से वो अंशों का ज़्यादा भाग स्वयं ही खरीद लेंगे, तो मैनेजमेंट फिर से उनके अधिकार में आ जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है प्रबंधकों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, ये भी वित्तीय नियोजन, वित्तीय योजना को व्यवसाय में प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण यानी कि
सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार की क्या नियम है, उसके अकॉर्डिंग भी वित्तीय नियोजन प्रभावित होता है। बहुत बार सरकार अपने नियम निर्धारित कर देती है कि एक कंपनी को इतने अंश जारी ही करने पड़ेंगे, या इतनी मात्रा में ऋण पत्र होने चाहिए, या लाभांश का किस प्रकार से विनियोजन किया जाएगा, या लाभांश के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे नीति और नियम जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिस सरकार ने नियंत्रण लगाए हैं, उसके आधार पर भी वित्तीय नियोजन प्रभावित होता है। वैकल्पिक वित्तीय साधन, वैकल्पिक वित्तीय साधनों से क्या तात्पर्य हुआ, अर्थात संस्था के पास और कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, ये भी वित्तीय योजना को प्रभावित करेंगे। यदि मैंने आपको बताया था कंपनी की गुडविल अच्छी है, उसे लगता है कि आसानी से भविष्य में ऋण प्राप्त कर सकती है, तो वर्तमान में कम संसाधनों से भी अब वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकती है। और वैकल्पिक वित्तीय साधनों में यदि उसे पता है कि वो फ्यूचर में अंश पत्र जारी कर सकती है, लाभांश अच्छे होंगे, मार्केट पे वैल्यू बढ़ सकती है, तो उस सिचुएशन में उसकी वर्तमान की वित्तीय योजना में परिवर्तन रहेंगे। वित्तीय योजना उसी आधार पर निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट है बाह्य पूंजी की आवश्यकता। देखिए, बाह्य पूंजी की आवश्यकता से क्या तात्पर्य हुआ, बाह्य पूंजी हुई है यानी कि स्वामी के पास स्वयं की कितनी पूंजी है और उसे बाहर से कितनी लेनी है। यदि स्वामी को बाहर से पूंजी की व्यवस्था करनी है तो वो किस आधार पर पूंजी की व्यवस्था करेगा, और यदि उसे कुछ समय के लिए ही पूंजी चाहिए, हो सकता है उसके खुद के पूंजीगत संसाधन बहुत अधिक मात्रा में हो या कुछ ही मात्रा में कम पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में वो ऋण पत्र जारी कर सकता है और पूर्वाधिकार शोधनीय ऋण पत्र और शोधनीय पूर्वाधिकार अंश जारी किए जा सकते हैं, जिनका शोधन एक निश्चित समय के पश्चात हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी अन्य संसाधनों के लिए, विस्तार योजनाओं के लिए, ये भी संस्था की वित्तीय नियोजन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रेष्ठ प्रतिभूतियां व पूंजी ढांचा। देखिए, यदि व्यवसाय या कंपनी या संस्था अपना पूंजी ढांचा बहुत अच्छे से निर्धारित करना चाहती है, तो वो ये चाहेगी कि उसके पास जो प्रतिभूतियां निर्गमित की है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से निर्गमित की जाए। अच्छी प्रतिभूतियां यानी कि इस प्रकार से निर्गमित करे कि उसकी लागत कम आ जाए, या वो समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए या वो क्या कर सकती है, अंशपत्र और ऋण पत्र का एक निश्चित अनुपात निर्धारित करेगी, ताकि उसे समता पर समता पर व्यापार का लाभ उसे प्राप्त हो जाए, इक्विटी ऑन ट्रेडिंग। तो ये उसे प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ प्रतिभूतियां और पूंजी ढांचा भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये तत्व हमने देखे जो किसी भी व्यवसाय की वित्तीय योजना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय नियोजन का महत्व। देखिए, व्यवसाय में वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि वित्तीय नियोजन अच्छी प्रकार से किया जाए तो व्यवसाय के पास भले ही पूंजी कम है, पूंजीगत संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, फिर भी व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। और यदि उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, प्रॉपर रूप से उसने सही प्रकार से प्लानिंग नहीं की है, ऐसी सिचुएशन में उसके पूंजीगत संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के पश्चात भी व्यवसाय की सफलता की गारंटी नहीं ली जा सकती। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन का व्यवसाय में क्या महत्व है, ये हम देखते हैं पॉइंट्स में। व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। देखिए, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन करने के लिए प्रमोटिंग करने के लिए क्या आवश्यक है, वित्तीय नियोजन आवश्यक है। यदि आपको पता है कि व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले वित्तीय नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है वित्तीय स्रोतों से, तो इस सिचुएशन में यदि पहले से अच्छी प्लानिंग कर ली है, पहले से ही वित्तीय स्रोतों का हमने निर्धारण करके उनकी प्राप्ति कर ली है, तो व्यवसाय का सफल रूप से संचालन और प्रवर्तन किया जा सकता है। तो व्यवसाय के सफल प्रवर्तन के लिए आवश्यक है वित्तीय नियोजन पहले से उचित प्रकार से किया गया हो। व्यवसाय का कुशल संचालन। देखिए, एक व्यवसाय का संचालन किस पर निर्भर करता है, वित्तीय संसाधनों पर। यदि व्यवसाय में वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उस व्यवसाय की उत्पादन, क्रय विक्रय
विनिमय जो भी क्रियाएं हैं वो अच्छे से संपादित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से व्यवसाय का कुशल संचालन भी वित्तीय नियोजन पर आधारित है। यदि वित्तीय नियोजन अच्छे से किया गया है, वित्त की व्यवस्था कर ली गई है, भविष्य में आवश्यकता के समय वित्त की व्यवस्था हो जाती है, तो व्यवसाय का संचालन कुशलतापूर्वक होगा। उस समय व्यवसाय को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्यवसाय का विस्तार एवं विकास। देखिए, वित्तीय नियोजन का महत्व यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए। बहुत से व्यवसाय इसलिए विकास नहीं कर पाते या विस्तार नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनके पास वित्त की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, और यदि वित्त अवेलेबल है तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है। तो वित्तीय प्लानिंग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यदि व्यवसायी ने अपनी वित्तीय नियोजन इस प्रकार से किया है कि जब उसने प्रारंभ में योजना बनाई थी उसी समय भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था कि भविष्य में व्यवसाय किस प्रकार से विस्तार कर सकता है, विकास कर सकता है, उसे किस प्रकार से स्थापित नई परियोजना को अडॉप्ट किया जाएगा या उसी प्लांट का विस्तार किया जाएगा, अथवा उसी प्रोडक्शन को जो वस्तु व्यवसाय उत्पादित कर रहा है उसी की मात्रा में वृद्धि की जाएगी, किसी नए प्रोडक्ट को उसमें ऐड किया जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवसाय का विकास और विस्तार किस आधार पर किया जाएगा, किसी नए एरिया में सेल्स की जाएगी, किसी नए एरिया के मार्केट में किसी नए एरिया को जोड़ा जाएगा। तो ये विकास और विस्तार की जो उसकी आइडिया है, इसको कब अडॉप्ट कर सकता है, वित्तीय नियोजन के माध्यम से। यदि वित्तीय नियोजन अच्छा है व्यवसाय के पास, अच्छे से वो अपने वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर सकता है, तो वो व्यवसाय विकास और विस्तार भी अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संचालन क्रियाओं में मितव्ययिता एवं समन्वय। देखिए, संचालन क्रियाएं क्या होती है, जो व्यवसाय के संचालन से संबंधित है। जब व्यवसाय का संचालन होता है तो उसमें बहुत सारी वित्तीय क्रियाएं सामने आती है। श्रम को भुगतान करना है, कच्चा माल खरीदना है, किसी भी प्रकार का यदि कोई लेनदार है तो उसको टाइम पे भुगतान करना है। तो इस प्रकार से संचालन क्रियाओं में मितव्ययिता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो इन क्रियाओं में मितव्ययिता प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, एक बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि बहुत बार संस्था को यदि रॉ मटेरियल क्रय करना है, कच्चा माल खरीदना है, और उस समय ऑफर है कि आप अधिक मात्रा में खरीदेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि संस्था की फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर है और उसके पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो उस समय वो तुरंत खरीद सकती है और उस डिस्काउंट का लाभ वो प्राप्त कर सकती है। इससे उसकी क्रियाओं में मितव्ययिता आएगी, लागतों में कुछ कमी हो जाएगी। अथवा ऐसा हो सकता है कि यदि कैश परचेज की है तो नगद यदि क्रय करती है संस्था तो उसको नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त हो सकता है। तो उस सिचुएशन में यदि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर है तो संस्था इस ऑफर का लाभ उठा सकती है। लेनदार यदि किसी समय संस्था के पास आते हैं तो तुरंत उनको पेमेंट कर सकती है, वो तो उसको वहाँ पर ब्याज का भी लाभ हो जाता है कि ब्याज ज़्यादा नहीं देना पड़े। तो इस प्रकार से संचालन क्रियाओं में ये छोटी छोटी अगर प्लानिंग अच्छी सी की है इसने फाइनेंशियल, तो संचालन क्रियाओं में मितव्ययिता प्राप्त होगी। और समन्वय से क्या तात्पर्य हुआ, देखिए, वित्त विभाग ऐसा विभाग है जो संपूर्ण विभागों का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। सारे विभाग इसके चारों तरफ इसकी मतलब इसी से कनेक्टेड है। किस प्रकार से कनेक्टेड है, देखिए, यदि उत्पादन विभाग को कुछ करना है, प्रोडक्शन, किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल चाहिए या प्रोडक्शन करना है, उसे प्रोडक्शन की कोई भी विधि अडॉप्ट करनी है तो कहाँ देखेगा वो, वित्त विभाग के पास, क्योंकि उसके पास पैसा होगा तो वो आगे उत्पादन कर पाएगा। क्रय विभाग को यदि किसी भी प्रकार का क्रय करना है, रॉ मटेरियल क्रय करना है या अन्य प्रकार का कोई भी सामान क्रय करना है तो वित्त विभाग की तरफ देखेगा। वित्त प्राप्त होगा तो वो अपना कार्य कर पाएगा पूरा उचित प्रकार से। यदि इसी प्रकार से यदि विक्रय विभाग को अपनी किसी भी प्रकार की सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी है, सेलिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट की कोई भी विधि अडॉप्ट करनी है तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, वित्त की। तो जब तक इन सभी विभागों में या वित्त विभाग का इन सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। इसीलिए वित्तीय नियोजन यदि अच्छा है तो वो आसानी से वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अपना समन्वय स्थापित कर सकता है। तो संचालन क्रियाओं में मितव्ययिता लाना और समन्वय स्थापित करने में भी वित्तीय नियोजन का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवसाय में पर्याप्त तरलता।
देखिए, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता से क्या तात्पर्य हुआ? व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में नगद कोष उपलब्ध होना। यदि वित्तीय नियोजन अच्छे से किया गया है तो उसमें ये निर्धारित कर दिया जाता है कि जितने भी वित्तीय संसाधन व्यवसाय के पास हैं उसमें से स्थायी संपत्तियों पर कितना खर्च किया जाएगा और जो परिवर्तनशील संपत्तियां हैं उस पर कितना खर्च होगा। तो स्थायी और परिवर्तनशील का एक अच्छा सा निश्चित अनुपात, उपयुक्त अनुपात संस्था के लिए निर्धारित किया जा सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। इस सिचुएशन में यदि संस्था के पास जो परिवर्तनशील पूंजी उपलब्ध है तो उस सिचुएशन में उसके पास तरलता बनी रहेगी। यहाँ परिवर्तनशील पूंजी कौन सी हो गई? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कार्यशील पूंजी। यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में कोष तरल रूप में प्राप्त हो जाएंगे, उसे पड़े होंगे। और यदि व्यवसाय में तरलता बनी रहेगी तो उसे अन्य प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे। मैंने आपको अभी बताया, यदि कच्चा माल खरीदना है, नगद में खरीदना है और पर्याप्त मात्रा में तरलता है तो संस्था तुरंत खरीद कर उस पर मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन व्यवसाय में पर्याप्त तरलता बनाए रखता है। नेक्स्ट देखिए, विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय। विनियोजित पूंजी जो भी है, इन्वेस्ट की गई पूंजी है, उस पर उचित प्रत्याय वित्तीय नियोजन के माध्यम से मिलता है। यदि प्लानिंग अच्छे से कर ली है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है, तो संस्था के पास उचित प्रत्याय मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? उसके कोष बहुत ज़्यादा व्यर्थ नहीं पड़े होंगे। बहुत बार होता है क्या है, संस्था के पास कोष उपलब्ध है, यानी कि मुद्रा उपलब्ध है, पूंजी उपलब्ध है और उसका यूज नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में यदि उस एक्सेस पूंजी को कहीं विनियोग किया जाता तो उसके बदले में प्रत्याय मिलता। तो इस प्रकार से जो भी एक्सेस है वो सारा वित्तीय नियोजन के माध्यम से एडजस्ट हो जाता है। तो वित्तीय नियोजन यदि अच्छे से किया गया है तो विनियोजित पूंजी पर व्यवसाय को उचित प्रत्याय प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी वित्तीय नियोजन का महत्व स्थापित होता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन। देखिए, मूल्य स्तर में परिवर्तन से क्या तात्पर्य हुआ? ये हम सभी जानते हैं कि कीमतों में स्थायित्व रहना संभव नहीं है। कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसी सिचुएशन में यदि कीमतों में बहुत अधिक मात्रा में उतार चढ़ाव हो जाता है और उस समय फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो व्यवसाय के सामने एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में यदि की प्लानिंग बहुत अच्छी है, व्यवसाय की नियोजन हमारा बहुत अच्छा है, वित्तीय नियोजन अच्छा है, वित्तीय पूर्वानुमान अच्छा है, तो मूल्य स्तर में परिवर्तन होने पर भी व्यवसाय के सामने कठिनाई उपस्थित नहीं होगी और व्यवसाय अपना सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों में हमें वित्तीय नियोजन का महत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय नियोजन की सीमाएं। देखिए, सभी जो हमने पढ़ा उसमें कुछ लाभ के बिंदु हैं, उसमें कुछ गुण हैं, कुछ महत्व है, लेकिन वित्तीय नियोजन की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ इसकी एक लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं देखते हैं हम। पूर्वानुमानों पर आधारित। देखिए, वित्तीय नियोजन किस पर आधारित है? फोरकास्ट, यानी कि पूर्वानुमान पर। वित्तीय नियोजन किस लिए किया जा रहा है? भविष्य के लिए, कि भविष्य में हमें व्यवसाय में इतनी पूंजी की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से काम करेंगे, ये प्रोडक्शन होगा, उसकी कीमत इतनी रहेगी। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन क्या हो गया? भविष्य के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए पहले से प्लानिंग बनाई है, एक फॉरकास्ट किया है कि व्यवसाय में लगभग हमें, एक एग्जाम्पल के लिए, कि व्यवसाय में लगभग हमें इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, विनियोग करने पड़ेंगे, इतने की मशीनें आएगी। अब होता क्या है, आपको पता है कि मुद्रा का खुद का मूल्य परिवर्तनशील है, उसका खुद का मूल्य स्थिर नहीं है और व्यवसाय की गतिविधियां भी परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यदि जो पूर्वानुमान जो लगाए हैं, दो सिचुएशन है, यदि इन परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए जो मैंने आपको बताया, मुद्रा के मूल्य परिवर्तित हो जाए या किसी अन्य प्रकार का मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाए या कीमतों में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फोरकास्ट हमारी प्लानिंग गलत हो सकती है। दूसरा, फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान ही गलत लगा लिए किसी कारण से। पूर्वानुमान जो लगाए हमने मतलब कि बैक साइड में पिछले सालों को देख के लगाए कि पिछले सालों में ये प्रवृत्ति रही है, ट्रेंड सीरीज आपने पढ़ी थी, तो आगे भी ये सिचुएशन रह सकती है। तो जो हमने देखा उसके आधार पर पूर्वानुमान किसी कारण से गलत लगा लिए तो हमारी प्लानिंग भी गलत हो जाएगी, बिल्कुल सारा व्यवसाय का खेल
खराब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये, चूंकि वित्तीय नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित है और पूर्वानुमान ही किसी कारण से गलत हो गए तो वित्तीय नियोजन सफल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन स्वयं पूर्वानुमान पर आधारित हो गया और वो सफल नहीं होगा, पूर्वानुमान यदि सही नहीं होंगे तो। नेक्स्ट है समन्वय का अभाव। सबसे बड़ी बात ये है कि वित्त विभाग, मैंने आपको बताया था कि एक सेंटर पॉइंट है व्यवसाय का, जिससे अन्य सारे विभाग कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं। यदि और जनरली सभी विभागों में समन्वय हो सभी स्तर पर, ये आवश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और साथ ही ये भी आवश्यक नहीं है कि वित्त विभाग का उच्च प्रबंध से समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। उस सिचुएशन में यदि इनमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, समन्वय का कुछ भी अभाव है, जो वित्तीय नियोजन सफल नहीं हो पाएगा, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो एक समन्वय का अभाव भी इसमें पाया जाता है कि सभी विभागों से समन्वय हो, ये आवश्यक नहीं है। समय के अनुसार परिवर्तन का अभाव। एक देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन का अभाव है। जब वित्तीय नियोजन किया था उस समय और जब वित्तीय नियोजन को अप्लाई किया उस समय में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एक व्यवसाय को जब लगाने की सोची तब प्लानिंग की गई। मैंने आपको बताया था प्लानिंग कब करते हैं, जब व्यवसाय स्टार्ट करने का एक विचार मन में आता है, तब प्लान करते हैं कि हमें इतनी पूंजी चाहिए होगी, इस प्रकार से इन चीज़ों में हम निवेश करेंगे। तो और जब वो व्यवसाय स्थापित हुआ और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, हो सकता है उसमें बहुत लंबा टाइम लग गया, 1 साल 2 साल। इस सिचुएशन में जो हमने प्लानिंग बनाई थी, अब उसमें समय के अनुसार तो परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सा इसका एक एग्जाम्पल है आपके सामने। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी ने कोविड के पूर्व, कोविड करीब आया था, कोविड की जानकारी हमारे देश में दिसंबर के आसपास हुई थी और जनरली ये कहा जा रहा है कि अगस्त में चाइना के में पता चल गया था। तो किसी ने, यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि पिछले साल 2019 में जून जुलाई में किसी ने एक एस्टिमेट बनाया, प्लानिंग बनाई और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, लेकिन उसका व्यवसाय स्थापित हुआ कुछ महीनों बाद, उसके बीच में कोविड की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। अब बताओ, अब उस प्लानिंग में वो किस प्रकार से परिवर्तन करे। पूंजी उसने प्राप्त कर ली है, संसाधन के लिए व्यवस्था कर ली है, तो ये क्या है कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन का अभाव पाया जाता है। जो प्लानिंग हमने बनाई है उसमें समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो पाता। अब ऐसी सिचुएशन में वो प्लानिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि जब हमने प्लानिंग की थी तब बहुत अच्छी सी सिचुएशन थी और प्लानिंग को अप्लाई कर रहे हैं तब कोविड जैसी मंदी की महामारी के समय में मंदी की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। तो उसमें उस समय के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, समायोजन करना आवश्यक है। और यदि इस प्रकार से समायोजन नहीं हो पाता तो वित्तीय नियोजन सफल नहीं हो पाता। और जनरली ये देखा जाता है कि प्लानिंग के समय कुछ अलग परिस्थितियां थी और भविष्य में जब वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कुछ अलग परिस्थितियां हो गई है। तो इस प्रकार से समय के अनुसार परिवर्तन का अभाव भी इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। अगला देखिए, दीर्घकाल में प्रभावहीन। जो वित्तीय नियोजन किया जाता है वो उसी समय तो क्रियाशील होगा, अच्छे से कार्य करेगा, लेकिन दीर्घकाल जैसे जैसे टाइम निकलता है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। कारण क्या है कि एक परियोजना जो संस्था ने सोची कि हम इस परियोजना को अडॉप्ट करेंगे, उस समय की परिस्थितियों में, तात्कालिक परिस्थितियों में जब व्यवसाय स्थापित किया था उस समय वो हो सकता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग अलग थी, और जैसे ही समय चेंज हुआ, वर्ष चेंज हुए, साल चेंज हुए, साल दर साल उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। सालों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जाएगी और वो परिवर्तन हो नहीं पाते हैं तो धीरे धीरे वो योजनाएं, वित्तीय योजनाएं प्रभावहीन हो जाती है, उनका प्रभाव कम होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीव्र परिवर्तन। एक सबसे बड़ी बात है कि संसार गतिशील है, परिवर्तनशील है, उसमें तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं और वित्तीय नियोजन में जो प्लानिंग बनाई गई है उसमें इतनी तीव्र गति से परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है।
किसी भी व्यवसायी ने यदि अंशों से पूंजी प्राप्त की है, समतांश ले लिए चाहे पूर्वाधिकार अंश ले लिए, अब तुरंत जैसे ही परिस्थितियां तो तुरंत परिवर्तित हो गई, व्यावसायिक परिस्थितियां और अन्य परिस्थितियां, तो अब उन अंशों की मात्रा में तो तुरंत परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ समय लगेगा। ऋण पत्रों की मात्रा है, उसमें तुरंत परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ समय लगेगा। या एक बात ये है कि यदि कोई परियोजना अडॉप्ट की है, वित्तीय नियोजन में हम पढ़ेंगे पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर में दीर्घकालीन जो परियोजनाएं अडॉप्ट की जाती है संस्था द्वारा पूंजी बजट के अंतर्गत, तो उसमें आप वो एक परियोजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके, मूल्यांकन करके उस परियोजना को अडॉप्ट करता है। जब परियोजना को अडॉप्ट किया, एक एग्जांपल के लिए वो सिंपल से बताती हूँ, मान लीजिए उसने जो मशीनरी लगाई स्टार्टिंग में, 2 साल बाद हो सकता है कि वो मशीनरी मतलब कि फैशन चेंज हो गया, किसी भी कारण से तकनीकी परिवर्तन हो गया और उस मशीनरी की उपयोगिता घट गई, तो उस समय तुरंत उस मशीनरी को तो हटाने से रहे, क्योंकि वो मशीनरी हमने अभी लगाई है, उस पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उसी पे करते रहेंगे। तो ऐसे समय पर वो वित्तीय नियोजन जो हमारा था, प्लानिंग जो हमारी थी, वो फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। तो इस सिचुएशन में वित्तीय नियोजन सफल होने में कुछ संशय उत्पन्न हो जाएगा, संभावनाएं उसकी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी हम कह सकते हैं वित्तीय नियोजन की सीमाएं हैं। वित्तीय नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित है और पूर्वानुमान सही हो ये आवश्यक नहीं है। सभी विभागों में समन्वय का होना आवश्यक नहीं है कि सभी में कोऑर्डिनेशन हो। समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। दीर्घकाल भी एक लंबे टाइम में वो योजनाएं प्रभावहीन हो जाती है और जो तीव्र परिवर्तन हुए हैं वो भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से ये सभी वित्तीय नियोजन की सीमाएं कही जाती है, सीमाएं हैं। वित्तीय नियोजन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है आज यहीं। पिछले वीडियो में आपको बताया था वित्तीय नियोजन और आज अपना कंप्लीट है। इसमें एक आप लोगों से एक निवेदन था कि जो गूगल फॉर्म में आपको भेज रही हूँ लगातार, उसका आप टाइम पर रिप्लाई दें। कुछ बच्चे दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके उसका मुझे सबमिट कराते हैं, लेकिन उनमें आप कोशिश कीजिए, जैसे ये टॉपिक्स मैंने दिए हैं, इन पॉइंट्स को डालकर उनको एक्सप्लेन करने का। जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, एमसीक्यूज तो, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करने की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये ही प्रैक्टिस आपको आगे काम आएगी, फ्यूचर में यही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन फॉर्म्स को कंप्लीट करके सबमिट कराएं। पिछले वाले फॉर्म यदि किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किए हैं और वो करना चाह रहा है, उसके पास लिंक अवेलेबल नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कीजिए ग्रुप में, मैं आपको लिंक अवेलेबल करा देती हूँ। और जिन बच्चों ने भर लिया है वो भी उसमें करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप फिर से मुझसे लिंक ले लीजिए, उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक ले लीजिए और उसको आप सबमिट कराइए। इस वाले वीडियो का भी मैं आपको लिंक भेज दूँगी गूगल फॉर्म के लिए, गूगल असाइनमेंट का। आप उस गूगल असाइनमेंट को भर के और आप मुझे तुरंत सबमिट कराएं। इसी रिक्वेस्ट के साथ, कोरोना चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कार्य करें। थैंक यू वेरी मच।